आज का हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस। आज हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी हमारी बॉडी में जो सेल्स है, अगर उसका नेचुरल डेथ होता है तो नेचुरली उसके डेथ होने की जो प्रोसेस है उसी को एपोप्टोसिस कहता है। ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिजीज सेल्स भी बन जाते हैं या ऐसे एबनॉर्मल सेल्स भी बन जाते हैं या संख्या में बहुत अधिक सेल्स बन जाते हैं। तो ऐसे सेल्स जो है उनकी नेचुरली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी जिस सेल की ज़रूरत नहीं रहती है हमारी बॉडी में, ऐसे सेल नेचुरली डेड हो जाता है। तो नेचुरली डेथ होने के लिए तमाम सिग्नल की ज़रूरत होती है, और ये सिग्नल जो है एक के बाद एक कैस्केड फिनोमेना में चलते हैं, और जिससे एपोप्टोसिस की प्रक्रिया होती है। यानी सेल जो है वो अपने आप को मार देता है या ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एपोप्टोसिस का मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है एपो। यहाँ पर आपको समझना है, एपो का मतलब होता है फ्रॉम, टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग। फॉलिंग मतलब क्या हो जाएगा, जैसे गिर जाना या फिर नेचुरली डेड हो जाना। अपोप्टोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अपोप्टोसिस क्या है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेल इंट्रिंसिक सुसाइड प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स स्पेसिफिक सेल्स। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, मतलब ये आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होता है। और सेल इंट्रिंसिक सुसाइड प्रोसेस है, मतलब कोशिका अंदर से खुद अपने आप को क्या कर लेती है, मार देती है। दैट एलिमिनेट्स स्पेसिफिक सेल्स, जो किसी विशेष प्रकार की कोशिका को एलिमिनेट करने का काम होता है हमारी बॉडी के द्वारा। इट इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग सेल नंबर, रिमूविंग अनवांटेड डिजीज सेल्स या डैमेज सेल्स। यानी इसको कंट्रोल करने के लिए अपोप्टोसिस की प्रक्रिया होती है। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनकी डेथ भी होती रहती है। तो ये जो डेथ है, जो नेचुरल डेथ है, उसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं। बाकी डेथ और भी रीजन से हो सकता है हमारी बॉडी के सेल्स में। जैसे यहाँ पर एक नेक्रोसिस होता है, जिसमें कोई टिश्यू है जब वो डैमेज हो जाता है तो वो सेल जो है या टिश्यू के सेल्स जो है वो डैमेज होने लगता है। तो वहाँ पर नेक्रोसिस की प्रक्रिया है जो लगभग पैथोजेनिक प्रोसेस के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको एपोप्टोसिस को ही पढ़ना है। एपोप्टोसिस एक्सिबिट्स, यहाँ पे आपको समझना है कि जब किसी भी कोशिका का अपोप्टोसिस होता है, यानी जब वो सुसाइड करता है, जब वो उसकी डेथ होने लगती है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेल में क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है, सेल सिंक्रेज हो जाएगा। उसके बाद क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाएगा। दूसरे स्टेप में उसमें प्रेजेंट जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, जिसे पिक्नोसिस कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट बनने लगेंगे, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्लेबिंग होने लगेगा। ब्लेबिंग मतलब कुछ ऐसे आउटग्रोथ निकलने लगेगा। उसके बाद पूरी कोशिका एक अपोप्टोटिक बॉडी के रूप में चेंज हो जाएगी। अब उस अपोप्टोटिक जो बॉडी है, उस अपोप्टोटिक बॉडी को कौन टेक कर लेगा, तो जो नेबरिंग सेल्स है, यानी कोशिका की डेथ हुई और बगल वाली कोशिका क्या करती है, उसे टेकन अप बाई नेबरिंग सेल्स विथ फेगोसिटिक एक्टिविटी एंड डिग्रेडेड विद इन लाइसोसोम। यानी बगल की कोशिका क्या करेगी, बगल की कोशिका उसे फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा या लाइसोसोम की सहायता से क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये एक कोशिका है और इस कोशिका में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है। ये क्या आ गया है, ये एबनॉर्मलिटी आ गई है इसमें। अब एबनॉर्मलिटी आएगी तो इस कोशिका को क्या दिया जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा। और ये सिग्नल किसके लिए होगा, एपोप्टोसिस के लिए। इसके लिए होगा अपोप्टोसिस के लिए, मतलब ये अपने आप को मार देगी। तो यहाँ पर अपोप्टोसिस के लिए इसे क्या मिलेगा, सिग्नल। तो जब इसे अपोप्टोसिस का सिग्नल मिला तो पहले ये सेल क्या कर जाएगा, ऐसे श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ऐसे। उसके बाद इसका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड हो जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होगा वो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। फिर इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे फ्रेगमेंट बनना शुरू हो जाएंगे, और न्यूक्लियस में फ्रेगमेंट बनेगा। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगा ऐसे, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, ब्लेबिंग होगा, और जिससे ये पूरी संरचना कैसी बन जाती है, इसी को अपोप्टोटिक बॉडी कहता है। अब इस अपोप्टोटिक बॉडी को बगल वाली जो कोशिका है वो क्या करेगी, इसको फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करेगी, एंगल्फ करके और डाइजेस्ट कर लेगी।
तो इस तरह से अपोप्टोसिस होता है, यानी सेल अंदर से ही अपने सभी प्रोटीन को क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है या ब्रेक कर देता है, जिससे सेल्स जो है वो इंटरनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो सेल डेथ होता है अपोप्टोसिस में, उसमें सेल का कोई भी कंटेंट सेल के बाहर नहीं निकलता है, वो सेल के अंदर ही रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे नेचर ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स, यानी ऐसी कोशिका जिसमें अपोप्टोसिस हो रहा है उसका नेचर क्या है। तो अपोप्टिक सेल्स डू नॉट रिलीज देयर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल टिश्यू, यानी जिस कोशिका की डेथ हो रही है या जो अपोप्टिक सेल्स है वो अपना कोई भी कंटेंट्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में या अपने बाहर जो है रिलीज नहीं करता है। दे आर क्विकली साइटोस्ट, यहाँ पे आपको देखना है साइटोस्ट बाई सराउंडिंग सेल्स, और उसे जल्द ही बगल की कोशिकाओं से फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा खा लिया जाएगा। द इंगल्फिंग सेल डू नॉट प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जो सेल उसे इंगल्फ करता है वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को रिलीज नहीं करता है। ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको समझना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे एपोप्टोसिस कैन बी इनिशिएटेड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुली, यानी किसी कोशिका को अगर सुसाइड करना है तो उस कोशिका को तमाम स्टिमुली दिया जाएगा, और स्टिमुली के कारण ही वो सेल अपने आप को डेड करेगी, अपने प्रोटीन को डिग्रेड करेगी। तो यहाँ पर दीज स्टिमुली इंक्लूडिंग, जैसे सेल का अगर डीएनए डैमेज हो गया तो सेल में क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस, या सेल में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई तब भी सेल अपने आप को क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस अगर हो गया तभी वो सेल क्या करेगा, अपने आप को खत्म कर देगा। ग्रोथ फैक्टर विड्रॉ, जो सेल को ग्रो कराते हैं, अगर वो वहाँ से रिमूव हो गए तभी वो सेल क्या करेगा, नष्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू बहुत सारे स्टिमुली हैं जो सेल को क्या कराते हैं, अपोप्टोसिस कराते हैं। यहाँ पे एक सेल साइकिल है और इस सेल साइकिल में आपको समझना है कि ये तमाम फेजेज हैं, और इस फेजेज में जो कोशिका है अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है या सेल डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज वाला सेल रिपेयरिंग मैकेनिज्म शो करेगा। अगर रिपेयरिंग मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, इट अंडरगोज अपोप्टोसिस। अगर कोशिका में रिपेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होता है तो वो कोशिका किस में चली जाएगी, ये अपोप्टोसिस की प्रोसेस को फॉलो करने लगेगी, जिससे कोशिका की डेथ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है या एंजाइम है जो अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम कैस्पेजेज कहते हैं। तो कैस्पेजेज क्या है, ये इसको हम कहते हैं सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेज। ये ऐसा एंजाइम है जो सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे पूरी कोशिका अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे सेल अपोप्टोटिक बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे दीज एंजाइम है प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, ये प्रोटीन को तोड़ने वाली एक्टिविटी रखता है। दे कंटेन एक की सिस्टीन रेजिड्यू, यानी इस एंजाइम के पास क्या होता है, सिस्टीन रेजिड्यू होता है। सिस्टीन क्या है, अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन रेजिड्यू इन द कैटालिटिक साइट, यानी एंजाइम का जो कैटालिटिक साइट है उसमें सिस्टीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो सिस्टीन अमीनो एसिड जिस प्रोटीन को तोड़ना होता है उस प्रोटीन के सी टर्मिनल वाले पॉइंट पर एस्पार्टेट रेजिड्यू से बाइंड होता है, यानी जिस प्रोटीन को ये एंजाइम तोड़ेगा उस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड रेजिड्यू होगा, वो भी सी टर्मिनल पर, जिसे हम एस्पार्टेट कहते हैं। तो एस्पार्टेट से ये बाइंड करेगा, इसीलिए इसका नाम है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेज, यानी एंजाइम में सिस्टीन रेजिड्यू पाया जाएगा और जिस प्रोटीन को तोड़ेगा उसमें सी टर्मिनल पर एस्पार्टेट होगा, तभी यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी और प्रोटीन को क्या किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कैस्पेज होता है इसमें जो है दो तरह की कैटेगरी होती है। यहाँ पे अपोप्टोटिक और नॉन अपोप्टोटिक सेल डेथ, दोनों प्रकार के सेल के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैस्पेजेज। तो अपोप्टोटिक ही हमें पढ़ना है, नॉन अपोप्टोटिक सेल डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कैस्पेजेज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन मैमल कैस्पेज 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10 आर एपोप्टोटिक कैस्पेजेज। यहाँ पे कैस्पेज एंजाइम का नंबर दिया गया है और इस नंबर में आप देखेंगे कि ये मैमल्स में पाया जाएगा जो क्या होता है, अपोप्टोटिक कैस्पेजेज। और कैस्पेज 1, 4, 5, 11 एंड 12 आर इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेज।
यानी ये नंबर जो है कैस्पेजेज का वो इन्फ्लेमेटरी कैस्पेज है जो इन्फ्लेमेशन काज करता है। अब हम बात करते हैं एपोप्टोटिक पाथवे की, यानी कैसे जो है एपोप्टोसिस हो जाता है या कोशिका की डेथ कैसे नेचुरली हो जाती है, और कोशिका की डेथ होती है लेकिन कोशिका अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने सेल से बाहर नहीं जाने देता। तो इस तरह से आपको समझना है। पाथवे की बात करते हैं तो देयर आर टू वेल कैरेक्टराइज्ड कैस्पेस डिपेंडेंट एपोप्टोसिस इनिशिएटेड आइदर बाई एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है और सेल को सिग्नल देता है वो एक्सट्रिंसिक हैं, और ऐसे फैक्टर जो सेल के अंदर ही होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि द एक्सट्रिंसिक ओआरआर डेथ रिसेप्टर पाथवे, यहाँ पे द एक्सट्रिंसिक ओआरआर डेथ रिसेप्टर पाथवे और दूसरा है इंट्रिंसिक ओआरआर माइटोकांड्रियल पाथवे। तो ये दो तरह का पाथवे हमें समझना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सट्रिंसिक अपोप्टोटिक पाथवे की। तो यहाँ पर हम आते हैं और इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये अपोप्टोटिक सेल है, अपोप्टिक सेल का ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हम समझते हैं ये अपोप्टोटिक सेल का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, डेथ रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे यहाँ पे, डेथ रिसेप्टर, और इस डेथ रिसेप्टर पर कोई लाइगेंड आकर के बाइंड होगा। और कौन सा लाइगेंड होता है, तो यहाँ पर FASL ये डेथ लाइगेंड है, और डेथ लाइगेंड जो है वो किलर लिम्फोसाइट के द्वारा, किलर लिम्फोसाइट इस लिगेंड को एक्सप्रेस करता है, और यही लिगेंड जाकर के अपोप्टोटिक सेल के रिसेप्टर से या डेथ रिसेप्टर से क्या होगा, यहाँ पर बाइंडिंग होती है। यानी यहाँ पर ये जो FASL है ये डेथ लिगेंड है जो कौन एक्सप्रेस करता है, किलर लिम्फोसाइट, और FAS क्या है, ये डेथ रिसेप्टर है जो किसके सरफेस पर पाया जाता है, अपोप्टिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अब दोनों में क्या होगा, बाइंडिंग होगा। FASL का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो FASL का मतलब होता है फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड। ये क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड इसे कहते हैं, लिगेंड। तो फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड होता है और यही जाकर के इस रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिसेप्टर है जब बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर से कौन बाइंड होता है यहाँ पर, तो आप समझेंगे यहाँ पर कि ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटीन के 3 मॉलिक्यूल हैं और जो क्या बनाते हैं, ये डेथ रिसेप्टर बनाते हैं, जिसमें ये जो DD है, DD का मतलब होता है डेथ डोमेन। क्या होता है, डेथ डोमेन होता है। तो यहाँ पे रिसेप्टर के पास क्या होता है, डेथ डोमेन होता है। अब इस रिसेप्टर से आकर के दूसरे प्रोटीन बाइंड होंगे और जिस प्रोटीन को कहते हैं क्या, FADD। FADD का मतलब क्या हो जाता है, तो अगर हम इसका मतलब समझें तो इसका मतलब होता है FAS फैस एसोसिएटेड प्रोटीन विथ डेथ डोमेन। तो ये आपको क्या समझना है इसमें, कि रिसेप्टर है ये और रिसेप्टर से ये कौन आकर जुड़ा, FADD। अब जो FADD है मतलब फैस एसोसिएटेड प्रोटीन विथ डेथ डोमेन, मतलब ये क्या होता है, ये फैस से एसोसिएट हो जाता है आकर के FADD। और FADD के पास यहाँ पर 2 डोमेन होता है, एक ये DD और एक क्या होता है, DED होता है। तो DD का मतलब होता है डेथ डोमेन और DED का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेथ इफेक्टर डोमेन। तो ये 2 डोमेन किसके पास होते हैं, FADD प्रोटीन के, जो आकर किससे एसोसिएट हो जाते हैं, FAS रीजन से। FAS क्या है, ये डेथ रिसेप्टर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे FADD का इंट्रैक्शन किससे होगा, यहाँ पर रिसेप्टर से, और इंट्रैक्शन के बाद यहाँ पर कौन सा प्रोटीन आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोकैस्पेजेज 8 आ जाएगा। कौन आएगा, प्रोकैस्पेजेज 8। उसके पास भी क्या होता है, डेथ इफेक्टर डोमेन होता है। तो यहाँ पर प्रोकैस्पेज 8 जो है ये डाइमेरिक के फॉर्म में आकर के और यहाँ पर अटैच हो जाता है।
और जब ये डायमेरिक फॉर्म में आ गए तो ये एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है कैस्पेजेज 8। ये प्रो कैस्पेजेज 8 था, यहाँ पे कैस्पेजेज 8 बन गया। अब ये जो कैस्पेजेज 8 है ये जाकर प्रो कैस्पेजेज 3 को एक्टिवेट करेगा, जिससे कैस्पेजेज 3 बन जाएगा। और जो कैस्पेजेस 3 है यही क्या काज कर देगा, कोशिका में एपोप्टोसिस काज करेगा। तो ये जो है एक फिनोमेना है जिसमें एपोप्टोसिस की प्रक्रिया आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो किलर लिम्फोसाइट है वो एक लेगेंड ला करके डेथ रिसेप्टर से बाइंड कराएगा, और डेथ रिसेप्टर के पास डेथ डोमेन होता है जो एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। और डेथ उसके बाद इससे कौन एसोसिएट होगा, FADD एसोसिएट होगा। FADD एसोसिएट होने के बाद इससे प्रोकस्पेस 8 आकर के बाइंड होगा, जिससे प्रोकस्पेस 8 जो है वो एक्टिव होकर कस्पेजेज 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कस्पेजेज 8 इसको प्रोकस्पेजेज 3 को कन्वर्ट करेगा कस्पेजेज 3 में, और फिर कोशिका में क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस। तो ये जो पाथवे है ये कोशिका को बाहर से लिगेंड मिलता है, तो ये कैसा पाथवे हो जाएगा, तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। एक ऐसा पाथवे है एक्सटेंसिक पाथवे, जिसमें इस कोशिका की क्या हो रही है, अपोप्टोसिस हो रही है। यहाँ पर फैस और FADD और प्रोकस्पेसिस 8 का ये आपको डोमेन दिखाया गया। उसके बाद अगला हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि कोशिका के अंदर, यानी जिस कोशिका में अपोप्टोसिस होना है उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कुछ सिग्नल दिया जाएगा, जिससे एपोप्टोसोम बनेगा, और एपोप्टोसोम जो है वो कस्पेजेज को एक्टिवेट करके अपोप्टोसिस कराएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक अपोप्टोटिक पाथवे में सबसे पहले जिस कोशिका की डेथ होनी है उस कोशिका के अंदर प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी यहाँ पर चेंज होगी। और परमेबिलिटी चेंज कौन कराएगा, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको हम MOMP कहता है। MOMP का मतलब क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, परमेबिलाइजेशन हो जाएगा। और जब इसका MOMP होगा यानी परमेबिलाइजेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं, साइटोक्रोम C पाया जाता है। तो ये साइटोक्रोम C ये जो है रिलीज कर दिए जाएंगे किसमें, साइटोसॉल में। अब ये जो साइटोक्रोम C है ये जा करके किससे बाइंड होगा, APAF1 से। APAF1 का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है एपोप्टोटिक प्रोटीएजेज एक्टिवेटिंग फैक्टर हो जाएगा, एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो इसे हम APAF कहता है। तो APAF से कौन बाइंड करेगा, साइटोक्रोम C, और फिर जिससे हाइड्रोलिसिस होगा किसका, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का, यानी डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हाइड्रोलाइज होगा किसमें, डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है, आप देखेंगे यहाँ पर ये सब साइटोक्रोम है जो आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं किससे, तो साइटोक्रोम आकर के बाइंड हो जाते हैं APAF से, और APAF से यहाँ पर बाइंड हो गए तो यहाँ पर क्या बन गया, एपोप्टोसोम बन गया। और ये जो एपोप्टोसोम है ये रिक्रूटमेंट करेगा या एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोकस्पेस 9 को। और प्रोकस्पेस 9 जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, उस सेल में क्या करा देगा, एपोप्टोसिस, यानी उस सेल में प्रेजेंट जितने प्रोटीन हैं उसको क्या करा देगा, डिग्रेड करा देगा, जिससे वो कोशिका क्या कर जाएगी, उसकी नेचुरली डेथ हो जाएगी, जिस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहता है। तो यहाँ पर ये जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है आपको यही समझना है कि कोशिका के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है या किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में कोशिका को सिग्नल मिलता है क्या करने के लिए, अपोप्टोसिस के लिए, यानी उसे जो है नेचुरली अपने प्रोटीन को क्या करना रहता है, डिग्रेड करना रहता है। तो अपने प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो क्या है, कैस्पेजेज है। तो कैस्पेजेज का इम्पोर्टेंट रोल एपोप्टोसिस में होता है। तो इस तरह से ये अपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया है इसको आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेलुलर होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सेल के पास क्षमता है डिवीजन की तो बहुत सारे सेल बनाता रहेगा। अगर बहुत सारा सेल बन गया तो उसमें अधिकांश सेल को अपोप्टोसिस की प्रक्रिया द्वारा
क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या वो सेल अपने आप को खुद खत्म कर लेती है। तो इस तरह से सेल का जो नंबर है वो लगभग मेंटेन